वन लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट लिया था इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। उसी चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे क्लासेस ऑफ डिबेंचर के साथ। डिबेंचर कितनी तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके इशू की कंडीशन के ऊपर। डिबेंचर डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, बियरर डिबेंचर हो सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर हैं, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर की। तो वो डिबेंचर जिनका नेम, जिनका एड्रेस और जिनसे रिलेटेड जो बाकी के पर्टिकुलर्स होते हैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, तो इस तरह के डिबेंचर को हम रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। इनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है या जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो सिर्फ इन्हीं रजिस्टर्ड होल्डर को ही पे की जाती हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर को अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है जो इनके इशू के टाइम डिसाइडेड होती हैं। और इस तरह की जो ट्रांसफ़र होती है वो कंपनी के रजिस्टर के अंदर मेंशन होनी भी ज़रूरी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा और ये कंपनी के रजिस्टर के अंदर मेंशन होनी ज़रूरी होती हैं। और जो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, मतलब इनको आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती हैं डिबेंचर की, दैट इज़ बियरर डिबेंचर। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर लिखा नहीं जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और इनको ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी तरह की कंपनी की प्रायर कंसेंट नहीं लेनी होती हैं। तो इन डिबेंचर को बियरर डिबेंचर बोला जाता है। और ये जो डिबेंचर होते हैं इनको हम डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी, और जिसका बियरर डिबेंचर का पोजेशन जिसके पास होता है उसी को इनका ओनर माना जाता है। तो जो भी होल्डर होगा इस बियरर डिबेंचर का, उसके पास राइट होता है कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव करने का, प्रिंसिपल की अमाउंट को रिसीव करने का। इस तरह के डिबेंचर में अगर इसको ट्रांसफ़र करना हो तो किसी भी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करना पड़ता है और ना ही कोई स्टाम्प ड्यूटी को पे करना पड़ता है। बियरर डिबेंचर का जो होल्डर होता है कुछ नॉमिनल की फ़ीस पे करके अपने नाम को कंपनी के रजिस्टर में एंटर करवा सकता है और वो एक रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर बन सकता है। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। ये वो डिबेंचर होते हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर्ड होते हैं। इस तरह के डिबेंचर को सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर बोला जाता है। अगर कंपनी इस तरह के डिबेंचर की पेमेंट नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करवा के अपनी अमाउंट को रियलाइज़ कर सकते हैं, जो भी इनके डिबेंचर के अगेंस्ट चार्ज या मॉर्गेज की फॉर्म में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो डिबेंचर आते हैं दे आर अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये वो डिबेंचर हैं जो कंपनी की एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते हैं, मॉर्गेज नहीं होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इन डिबेंचर को अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाता है। तो इसमें इन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल की अमाउंट होती है, उसके लिए कंपनी किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देती हैं। ये जो डिबेंचर होते हैं वो ऑर्डिनरी डिबेंचर की तरह होते हैं और इनके पास एक नॉर्मल एक सर्टिफिकेट होता है कि ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है कि उन्होंने डिबेंचर की अमाउंट कंपनी को पे की है। अगर कंपनी अपने पार्ट पर कोई भी डिफ़ॉल्ट करती हैं तो इस तरह के डिबेंचर कंपनी के ऊपर स्यू फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। जब डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दी जाती हैं कि वो प्रिंसिपल की अमाउंट को वो एक स्पेसिफाइड डेट पर रिसीव कर सकते हैं, डिमांड देने पर या नोटिस के थ्रू वो रिसीव कर सकते हैं, मतलब कंपनी वाइंड अप से पहले इनकी पेमेंट कर देती हैं, तो वो रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। नेक्स्ट आता है इरिडीमेबल डिबेंचर। डिबेंचर जिनको अगर कंपनी इशू करती है तो इनके रिडम्पशन की डेट को पहले से डिटरमाइन नहीं किया जाता है और डिबेंचर्स का जो होल्डर होगा वो अपनी पेमेंट के लिए डिमांड भी नहीं कर सकता। इन डिबेंचर को इरिडीमेबल या परपीचुअल डिबेंचर बोला जाता है।
इवन इनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे की जाती हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर बेसिस पर डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है। अगर कंपनी इंटरेस्ट को पे करने में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट करती हैं तो ये जो डिबेंचर होते हैं उस केस में कंपनी के लाइफ टाइम में ही पे कर दिए जाते हैं। लास्ट आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होती है कि वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल करके अपने डिबेंचर को इधर वो फुली है या पार्शली है कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। इस तरह के डिबेंचर को कन्वर्टेबल डिबेंचर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इशूइंग डिबेंचर। डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है, तो कौन सा ऐसा मेथड होता है। जो डिबेंचर हैं वो किसी भी कंपनी के थ्रू इशू किए जा सकते हैं और किसी भी टाइम पर इशू किए जा सकते हैं। इधर कंपनी प्राइवेट कंपनी है या कंपनी पब्लिक कंपनी है। और डिबेंचर की इशू करने की जो अथॉरिटी होती हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती हैं। जैसे कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है वैसे ही डिबेंचर को भी पार पर प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है। शेयर्स के डिस्काउंट पर इशू करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, लेकिन डिबेंचर को डिस्काउंट पर इजीली इशू किया जा सकता है। डिबेंचर को इशू करने के लिए कंपनी शेयर्स की तरह एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और डिबेंचर की जो मतलब इशू करने की जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे शेयर्स को इशू किया जाता है। तो डिबेंचर को इशू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला तो रिजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर डिबेंचर को इशू करना है तो उनको मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन को पास करना होगा कि वो डिबेंचर इशू करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जहाँ पर अगर मनी बोरो किया जा रहा है डिबेंचर को इशू करके तो उस केस में क्या होगा कि अगर कंपनी ऑलरेडी मनी बोरो कर चुकी है और वो जो दोनों का टोटल जो होगा जो ऑलरेडी मनी बोरो किया है और अगर और मनी बोरो करना चाहती हैं और वो कंपनी की पेड अप कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है, इसके फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल के टोटल से ज़्यादा हो जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के मेंबर्स की कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है अगर वो कोई फ्रेश इशू करना चाहती हैं डिबेंचर का। तो इस केस में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो एक कमेटी को अपॉइंट कर देते हैं जो करती क्या है, डिबेंचर को जो फ्रेश डिबेंचर को इशू किया जा रहा है तो उसको वो प्रॉपरली उनको चेक करती हैं। कमेटी का काम क्या होता है, ये एक ट्रस्ट डीड को प्रिपेयर करती है और ये कंपनी के सॉलिसिटर की हेल्प से होती है। कंपनी का जो भी जो लॉ एडवाइस प्रोवाइड करता होगा, जो एडवोकेट वगैरह होगा, तो उसके हेल्प से एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमेटी को अपॉइंट करते हैं जो डिबेंचर के फ्रेश इशू को पूरी तरह से वो देखती है कि किस तरह से हो रहा है। और ये जो कमेटी अपॉइंट की जाती हैं तो ट्रस्ट डीड को बनाने का काम भी इसी कमेटी का होता है। नेक्स्ट आता है ऑफर टू पब्लिक। डिबेंचर पब्लिक को जो ऑफ़र किए जाते हैं तो वो ऑफ़र एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होता है। इसके अंदर जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है तो उसके अंदर सारी कंडीशन मेंशन कर दी जाती हैं, मतलब सब कुछ मेंशन होता है डिबेंचर के बारे में। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस को जो प्रोस्पेक्टस को जब इशू किया जाता है जो डिबेंचर से रिलेटेड होता है तो इसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती हैं। जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे होते हैं, ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो उससे पहले इसकी कॉपी फाइल करनी होती हैं रजिस्ट्रार के पास। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है तो उसकी जगह पर एक स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती हैं डिबेंचर इशू करने से पहले 3 मंथ एटलीस्ट 3 डेज़ पहले जो है ये प्रोस्पेक्टस इन लियो स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर।
डिबेंचर की अलॉटमेंट तब तक नहीं की जाती हैं जब प्रोस्पेक्टस को इशू किया है, जब तक कि इशू करने के बाद फिफ्थ डे की बिगनिंग से पहले हम इस तरह के डिबेंचर को अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर अगर हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो उसके बिगनिंग इशू होने से पाँचवें दिन तक हम डिबेंचर को अलॉट नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर ये मेंशन है प्रोस्पेक्टस में अगर ये लिखा गया है कि डिबेंचर में जो डील होगी वो एक या एक से ज़्यादा जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसको डील किया जाएगा, तो उस केस में अगर हम एप्लीकेशन के बेस पर अलॉटमेंट कर देते हैं लेकिन हम स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन नहीं लेते हैं तो उसको वॉइड माना जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एप्लीकेशन भेजना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को इशू किया जाता है और इसको रेडी रखना होता है और इसको अलॉटमेंट के 3 मंथ के अंदर अंदर डिलीवर करना होता है। एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ये मैंडेटरी होता है कंपनी का कि डिबेंचर होल्डर के रिगार्डिंग जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं तो उनको डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर के अंदर एंटर करना ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, जो डिबेंचर हमने इशू किया था अगर वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट करता है तो इस चार्ज के बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है डिबेंचर अलॉटमेंट करने से के विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी ये उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल होती है तो उसको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से डिबेंचर को इशू किया जा सकता है। तो इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि डिबेंचर कितने तरह के हो सकते हैं और डिबेंचर को इशू करने का तरीका क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।